हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के न्यू सेक्शन को लेकर है, सेक्शन 86। पहले यहां पर इनकम टैक्स में सेक्शन 54F था, जिसकी यहां पर आपको छूट मिलती थी कि अगर आप जो है किसी भी टाइप की कैपिटल एसेट सेल करते हैं और उससे आपको जो है कैपिटल गेन अर्न होता है, तो उस केस में जो है अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बाय कर लेते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती थी। उसी के रिगार्डिंग नए प्रोविजंस हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। इसी वाली यहाँ पर यूटिलिटी पर आपको क्लिक करके कंपेरिजन टूल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेक्शन ओपन किया हुआ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन आपको चेक करना हो 1961 वाला, उसके पैरेलल क्या सेक्शन है, तो यहाँ पर आप एंटर करें। एंटर करने के बाद जैसे आप कंपेरिजन पर क्लिक करेंगे, उसके पैरेलल यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 86, कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स। तो इसमें जो है आपकी किसी भी टाइप की लॉन्ग टर्म एसेट है तो वो यहाँ पर कवर रहने वाली है, तो उस पर इनकम टैक्स आपका चार्ज नहीं होगा अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस बाय कर लिया। तो यहाँ पर जो है आप किसी भी टाइप की जो कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट्स है, वो आपकी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, किसी भी टाइप की अगर आप एसेट बेचकर रेजिडेंशियल हाउस बाय कर लेते हैं तो आपको जो है छूट मिलेगी। लेकिन इसकी कुछ यहाँ पर स्पेसिफाइड कंडीशंस भी हैं। तो ये जो PDF फाइल है मैंने यहाँ पर डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जब भी आप प्रोविजंस को रीड करें तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से करें कि आपका जो रेलिवेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर छूट ना जाए। अगर आपने प्रॉपर्ली सही तरीके से रीड आउट नहीं किया और इसकी एग्जाम्पशन क्लेम कर ली, बाद में नोटिस आता है तो आपको काफ़ी हैवी टैक्स एंड टैक्स पेनल्टी देने पड़ सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तभी यहाँ पर एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे। प्रॉपर नॉलेज आपको होना जरूरी है। सेक्शन है 86। पहले यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो आपका सेक्शन था वो आपका था 54F। ये जो फैसिलिटी है केवल स्पेसिफाइड पर्सन को ही मिलेगी, एज एन इंडिविजुअल और HUF। केवल 2 पर्सन को यहाँ पर ये फैसिलिटी अलाउड की गई है। तो आप कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करें, एनी कैपिटल एसेट, लेकिन उसका जो नेचर है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म होना जरूरी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। If an individual or HUF has capital gains arising from transfer of any long-term capital asset not being a residential house, अगर आपका ओरिजिनल एसेट ही रेजिडेंशियल हाउस है तो उसके लिए आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन के रिगार्डिंग न्यू सेक्शन है, तो आपको जो है उसके जो बेनिफिट है वो आपको नए सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 82। तो सेक्शन 82 में अगर आप जो है एक रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके लिए भी कैपिंग है, 10 करोड़ की लिमिट है। सेक्शन 82 के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वो यहाँ पर कवर नहीं है। आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्पेशली उसको सेक्शन 82 में कवर किया है। तो सेक्शन 86 यहाँ पर आपको मिल रहा है इंडिविजुअल और HUF को विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। तो आपने जो है 1 साल पहले या 2 साल के अंदर जिस दिन वो आपने ट्रांसफर किया है किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, एक्सेप्ट द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और हैज विद इन 3 years फ्रॉम द विदिन 3 years आफ्टर द डेट कंस्ट्रक्टेड। तो न्यू कंस्ट्रक्शन अगर आपका है तो उस केस में जो है आपको 3 साल का टाइम दिया गया है। वन रेजिडेंशियल, आपने जो है एक नया हाउस बाय कर लिया है इंडिया में, अगर आप इंडिया के बाहर बाय करते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने न्यू हाउस बाय कर लिया, न्यू रेजिडेंशियल हाउस, ध्यान रहे यहाँ पर जो है स्पेशली वर्ड लिखा है न्यू रेजिडेंशियल हाउस, और वो भी इन इंडिया। ठीक है, तो आपको ये सारी कंडीशन पता होना चाहिए। अगर आपने ये सोचा कि भाई ठीक है, आपने जो है आपको पता है प्रोविजंस कि आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचेंगे लॉन्ग टर्म वाली तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इंडिया के बाहर खरीद लिया तो भी दिक्कत है, आपने रेजिडेंशियल हाउस नहीं खरीदा तो भी दिक्कत है। तो प्रोविजन सही तरीके से पता होना जरूरी है। देन द कैपिटल गेन शैल बी डील्ड एज फॉलो। तो जो कैपिटल गेन है उसकी आपको इस तरीके से छूट मिलेगी। जो यहाँ पर टैक्सेशन यहाँ पर आता है वो कैपिटल गेन के रिगार्डिंग सेक्शन 67 में है। तो अगर यहाँ पर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है वो इस तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। या तो आपको जो है
इसकी कंडीशन फर्स्ट या कंडीशन सेकंड, ठीक है। अब कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि इसमें जो यहाँ पर आपको छूट मिलेगी वो नेट कंसिडरेशन की मिलेगी, यानी कि सेल अमाउंट से आपको ये देखना पड़ेगा, जो भी आपने सेल की है उस अमाउंट से आपको इसको जो है यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। कैसे? अगर आपका जो सेल अमाउंट है यानी कि नेट कंसिडरेशन है वो यहाँ पर जो आपने नई एसेट परचेज किया है उसकी कॉस्ट से अगर वो ज़्यादा है, तो जितना अमाउंट का आपका कैपिटल गेन बन रहा है, ठीक है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि वो टोटल कैपिटल गेन का अमाउंट उसी प्रपोर्शन में जो कि आपने न्यू एसेट बाई की है उतने प्रपोर्शन तक का आपका एग्जाम्प्ट होगा, यानी कि फुल्ली की फुल्ली आपका जो है कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होता। अगर यहाँ पर ये प्रोविजन इस तरीके से होते हैं कि आपने जो है जो आपका कैपिटल गेन है उतने तक की आपको एसेट यहाँ पर बाई करनी है, तो फिर आपको पूरी एग्जाम्पशन मिल जाती है। लेकिन ये प्रोविजन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो अब आपको जो छूट मिलती है वो आपको पूरी वैल्यू की नहीं मिलती, ठीक है। आपको कितनी वैल्यू की यहाँ पर छूट मिलेगी? जो आपका सेल अमाउंट है, अगर वो आपका सेल अमाउंट ज़्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो है कितना कैपिटल गेन अर्न हो रहा है जो आपने ये सेल की है, जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट जैसे कि आपकी यहाँ पर बॉन्ड्स या फिर आपका जो है शेयर्स या फिर हो सकता है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में यहाँ पर कवर है, कोई ज्वेलरी आपने सेल आउट कर दी, ठीक है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज आपको जो सेल अमाउंट है यानी कि जो नेट कंसिडरेशन आपको मिला है उससे आपको चेक करनी है, ठीक है। और अगर वो वैल्यू कम रह जाती है तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू यहाँ पर अलाउ की जाएगी, उतने तक की आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर वो नेट कंसिडरेशन आपका पूरा का पूरा अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के जितना है तो फिर आपको पूरे की पूरी यहाँ पर छूट मिल जाएगी। शैल नॉट बी चार्ज टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 67, नो कैपिटल गेन शैल बी चार्ज टू इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 67, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका पहला केस है उसमें आपने जो है यहाँ पर ट्रांसफर की है, कोई भी एसेट आपने यहाँ पर सेल आउट किया है, तो नेट कंसिडरेशन अगर आपका यहाँ पर 100 रुपये का आ रहा है, ठीक है, और इसकी जो यहाँ पर बाइंग वैल्यू है जो आपने बाई किया था यहाँ पर, ये हो सकता है कि आपने 70 रुपीज़ का यहाँ पर बाई किया हो, तो इसमें जो है आपको 30 रुपीज़ का यहाँ पर जो है कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर अर्न हो रहा है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से आपको ये गेन यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप जो आपको न्यू एसेट बाय करनी है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आपने पूरी 100 रुपये की वैल्यू का यहाँ पर आपने बाय कर लिया, ठीक है, पूरे 100 रुपीज़ का आपने जो है यहाँ पर बाय कर लिया, तो आपको जो है फुल्ली यहाँ पर जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं, जो कि हमारा केस है फर्स्ट वाला, कि अगर हम यहाँ पर जो है बाय कर लेते हैं 80 रुपीज़ का, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपने जो है यहाँ पर, क्योंकि आपको बाय करना था पूरे 100 रुपीज़ का लेकिन आपने 80 रुपीज़ का बाय किया, तो इसका आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस यहाँ पर आपका निकल के आएगा, वो आएगा 20 रुपीज़ का। अब आपको जो है यहाँ पर जो कैपिटल गेन की यहाँ पर छूट मिलेगी वो इसी प्रोपोर्शनेट में मिलेगी, ठीक है। जो ये आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को ले लेते हैं, इसमें आपने जो है 70 लाख रुपीज़ की आपकी परचेज वैल्यू है, उस पर आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न हो रहा है 30 लाख का हो रहा है। अब आपको जो है पूरे के पूरे 1 करोड़ की बाई करनी थी तो फुली एग्जाम्प्ट हो जाता। अगर आपने इसको जो है 80 लाख रुपीज़ की बाई की तो जो आपके 20 लाख रुपए की यहाँ पर वैल्यू रह गई, अब आपको उसको प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा और उतने तक का ही आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा। पूरी की पूरी वैल्यू पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसके जो अदर प्रोविजंस है उसके बारे में। यहाँ पर हमने जो है अभी सबसेक्शन 1 को कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने जो नेट कंसिडरेशन यानी कि जो सेल का अमाउंट है जो कि रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 है, अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया न्यू एसेट बाय करने में विद इन द 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट बिफोर द फाइलिंग ऑफ इट्स रिटर्न अंडर सेक्शन 263, तो इसमें जो है ड्यू डेट यहाँ पर स्पेसिफाइड की गई है, ठीक है, ड्यू डेट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो अगर आपने जो है नेट कंसिडरेशन को यूटिलाइज नहीं किया नई एसेट बाय करने में विद इन द 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न,
तो ITR फाइल करने से पहले अगर आपने नहीं किया तो इसको आपको जो है स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको आपने अपने बैंक अकाउंट में रख लिया। जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है आपका वो आपको स्पेसिफाइड बैंक में जमा करना होगा और स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन में अलग से इसका जो है बैंक अकाउंट ओपन होगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है ऑलरेडी। सच डिपॉजिट शैल बी मेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइल करने से पहले। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उसके लिए 31 जुलाई है, और अगर बिजनेस इनकम है तो 31 अगस्त है। यहाँ पर हमने नॉन ऑडिट वाले केस कवर किए हैं। ऑडिट वाले केस में जो है 31 अक्टूबर और 30 नवंबर 2 अलग अलग डेट्स भी आती हैं। और इसके अलावा एक और भी कंडीशन है कि जो आपको ITR है वो ड्यू डेट के अंदर यहाँ पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। एंड नोट लेटर देन द ड्यू डेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ SSC फॉर फाइलिंग द रिटर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 263। उसके साथ एक और भी कंडीशन है, जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद रिटर्न। तो रिटर्न के साथ तो कोई प्रूफ सबमिट करने की रिक्वायरमेंट ऐसा चाहती नहीं है, तो इसलिए जब आपको अगर कोई स्क्रूटनी केस लग जाता है बाद में देने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसेक्शन 3 में क्या मेंशन किया गया? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द अमाउंट ऑलरेडी यूटिलाइज्ड फॉर परचेजिंग। अगर आपने पहले से कोई यूटिलाइज किया है 1 साल पहले या बाद में कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया है, टुगेदर विद द डिपॉजिट अमाउंट अंडर सबसेक्शन 2 सेल सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 8 डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो उसको न्यू एसेट की कॉस्ट माना जाएगा। अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर जो न्यू एसेट की कॉस्ट है वो 0 मानी जाएगी। सबसेक्शन 8 को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट हुई अंडर सबसेक्शन 2 के अंडर में, वो पूरी या फिर पार्टली यूटिलाइज्ड फॉर द परचेजिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एसेट, कि वो जो है आपने पूरी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं की या फिर पार्टली यूटिलाइज की, तो फिर उस केस में जो बाकी की अमाउंट है उस पर टैक्स आ जाएगा सेक्शन 67 में। इसका जो टैक्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला स्पेसिफाइड कर दिया। द अमाउंट डिटरमाइंड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये फॉर्मूला दे दिया गया है। द इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट एक्सपायर। ठीक है। द कैपिटल गेन्स नोट चार्ज अंडर सेक्शन 63 एज पर सेक्शन सबसेक्शन 1, कि कितना कैपिटल गेन आपका बनता था जिस पर टैक्स नहीं लगा। वाई का मतलब है द कैपिटल गेन दैट वुड नॉट हैव बीन चार्ज अंडर सेक्शन 67। कितना कैपिटल गेन ऐसा है जो कि आपने इस वाले प्रोविजंस का बेनिफिट उठा लिया और वो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स हैड बीन टेकन टू द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट्स, तो एक्स में से माइनस बचने के बाद जो भी होगा वो यहाँ पर आपका टैक्स लगेगा उस पर सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग। आपके 3 years एक्सपायर हो गए तो भी, या फिर आपने कैपिटल गेन अकाउंट का जो स्पेशल अकाउंट है उसमें जमा किए और उसमें आपने पूरा यूटिलाइज नहीं किया या पार्टली यूटिलाइज किया, तब भी आपको ये टैक्स देने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। द एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू विड्रॉ द अमाउंट सेट अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। एक बार आपने जो है यहाँ पर इसका टैक्स जो है वो आपका बना और आपने उसको पे कर दिया, तो जो स्कीम है सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो है वो फिर आप विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई। ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होंगे अगर क्लोज ए में देखिएगा द एसएससी, अगर आपने जो है यहाँ पर ऑलरेडी आप जो है एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस ओन करते हैं अदर देन द न्यू एसेट, जो कि यहाँ पर क्वालिफाइड एसेट है जिसके बेस पर आप बेनिफिट लेंगे, और परचेज एनी रेजिडेंशियल हाउस अदर देन द न्यू एसेट विद इन 1 year फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। तो न्यू एसेट भी आपने ले ली और एक आपने जो है कोई और भी रेजिडेंशियल हाउस बाय कर लिया 1 साल जब यहाँ पर जो है ट्रांसफर हुआ उसके अंदर में, या फिर 3 साल में आपने जो है कोई यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस बना लिया न्यू एसेट के अलावा विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। तो यहाँ पर नया घर खरीदने के लिए यहाँ पर आपको 1 साल का टाइम दिया गया है और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है उसके लिए 3 साल की यहाँ पर बाइंडिंग रखी गई है। ठीक है, आप इसका बेनिफिट यहाँ पर नहीं ले सकते। इसके अलावा भी वो एक और कंडीशन है, द इनकम फ्रॉम सच रेजिडेंशियल हाउस अदर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस on the date of transfer of original assets is chargeable under the head income from house property। ठीक है, the income from such residential house other than the 1 residential house on the date of transfer of original asset is chargeable under the head income from house property। तो ये बात कर रहा है कि अगर आपकी इनकम जो है ऑलरेडी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस में यहाँ पर कवर है और आप जो है एक रेजिडेंशियल हाउस ऑलरेडी यहाँ पर ओन करते हैं, एक से ज़्यादा आपने ऑलरेडी आपने बाय कर लिए हैं, तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पर आपको फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप जो है इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इफ द एसएससी परचेज्ड विद इन 2 years
आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years फ्रॉम द आफ्टर द सच ट्रांसफर एनी रेजिडेंशियल हाउस। तो आपको कोई और भी नया घर नहीं खरीदना है। अगर आप यहाँ पर एक फिर से रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं 2 साल के अंदर, या फिर नए कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल वाली कंडीशन है, द इनकम फ्रॉम विच इज चार्जेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस की यहाँ पर बात हो रही है, अदर देन द न्यू एसेट के अलावा जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है और आप उसके बेस पर बेनिफिट ले चुके हैं। द कैपिटल गेन जो कि आपने एग्जाम्पशन ली थी, नॉट चार्जेबल अंडर सेक्शन 67 ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एज पर सब सेक्शन 1, अब वो आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज किया जाएगा जिस साल में आप वो जो है रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यानी कि 3 साल की लिमिट आपके ऊपर लगाई गई है फर्दर। सेक्शन 7, इफ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड, अगर वो जो न्यू एसेट आपने ली है उस पर भी कंडीशन है, वो भी आप जो है 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब आपने परचेज किया या फिर कंस्ट्रक्शन किया है। कैपिटल गेन्स जो कि आपको एग्जाम्पशन मिली थी उतने तक का आपका कैपिटल गेन जो है सेक्शन 67 में फिर से जो है टैक्स हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एज पर सब सेक्शन 1 शैल बी चार्ज्ड एज द कैपिटल गेन अमाउंट। इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, यहाँ पर जो न्यू एसेट आपको बाई करनी है, जो न्यू आपकी जो है यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको बाई करनी है, उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्सीड्स 10 करोड़ रुपए, द अमाउंट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपए, उससे ऊपर की जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। शैल नॉट बी टेकन इनटू काउंट फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, केवल 10 करोड़ रुपए तक की घर की यहाँ पर जो है आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। और जो आपका नेट कंसिडरेशन है वो भी यहाँ पर 10 करोड़ की लिमिट रखी गई है। इफ द नेट कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, द अमाउंट एक्सीड 10 करोड़ शैल नॉट बी टेकन। तो जब कैलकुलेशन होगी तो जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है वो भी कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा सबसेक्शन 2 की जब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नेट कंसिडरेशन मीन्स, इसका नेट कंसिडरेशन का मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि आपने रिसीव किया है, एक्रू किया है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, जो कि ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर करने की वजह से आपको मिला है, एज रिड्यूस्ड बाय द एक्सपेंडिचर, जो कि पूरी तरीके से एक्सक्लूसिवली उस ट्रांसफर से रिलेटेड थे, वो आप लेस कर लीजिए, उसकी आपको छूट मिल जाएगी। यानी कि टोटल सेल अमाउंट में से जो भी आपका खर्चा हुआ है उस एसेट को ट्रांसफर करने के लिए वो यहाँ पर आपको एग्जाम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा। चलिए एक बार यहाँ पर जो है आपको समरी यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बात तो जो है यहाँ पर ये छूट मिलेगी ये केवल आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ के रिगार्डिंग ही मिलने वाली है। केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को यहाँ पर जो है कवर किया गया है, कोई अदर पर्सन इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर न्यू एसेट बाय करनी है वो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रहनी चाहिए और वो भी विद इन इंडिया। ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया और उसकी भी जो वैल्यू है वो 10 करोड़ तक की यहाँ पर जो है होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है 1 साल पहले यानी कि 1 ईयर का आपको जो है टाइम लिमिट दिया गया है बिफोर, और यहाँ पर 2 ईयर आफ्टर की कोई भी यहाँ पर जो है आप बाय करते हैं, ये तो परचेज के केस में है। और अगर आप जो है न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस केस में जो है 3 साल की यहाँ पर जो है लिमिट मिलेगी। आपको जो है 1 साल के अंदर जो भी ट्रांसफर की एसेट है उसको कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर में आपको जमा करना पड़ेगा, अनयूटिलाइज जो भी अमाउंट है। और 263 की जो कंडीशन है आईटीआर फाइलिंग की वो यहाँ पर मैंडेटरी जो है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी होगी। जिस दिन आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, ठीक है, उस दिन आपकी जो है 1 से ज्यादा यहाँ पर इसकी कंडीशन है कि 1 से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। न्यू एसेट के लिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब यहाँ पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस ओन करते हैं अदर देन द न्यू एसेट, तो न्यू एसेट का मतलब है कि वो रेजिडेंशियल हाउस जो कि आपका क्वालिफाइड है तो वो यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपने 1 साल के अंदर जब आपने ट्रांसफर किया ओरिजिनल एसेट का, आपने कोई नई प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज कर ली या 3 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी बाय कर ली, तो फिर इस केस में भी जो है आप यहाँ पर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर परचेज कर लेते हैं 2 साल के अंदर जिस दिन आपने ट्रांसफर की है, या फिर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 3 साल के अंदर, तो फिर उस केस में जो आपने बेनिफिट लिया है उसका आपको कैपिटल गेन टैक्स रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और जो न्यू एसेट है अगर आपने उसको भी 3 साल के अंदर यहाँ पर सेल आउट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में जो है आपको फिर से कैपिटल गेन पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगर वो
वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो भी यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं एसेट की वैल्यू, और अगर यहाँ पर सेल कंसिडरेशन 10 करोड़ का है तो भी आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते। इसका मतलब है न्यू एसेट के रिगार्डिंग भी आपको जो है कंडीशन है कि 10 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर की जो भी वैल्यू होगी तो वो यहाँ पर फिर अलाउ नहीं होगी। और इसी तरीके से जो आपका नेट कंसिडरेशन है, ठीक है, नेट कंसिडरेशन का मतलब भी हमने यहाँ पर स्पेशली रीड कर लिया है, वो भी 10 करोड़ से ऊपर का जो भी वैल्यू वाला होगा ये आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इससे ऊपर जो भी होगा 10 करोड़ तक की आपको यहाँ पर मतलब लिमिट चेक होगी और उसके बाद जो यहाँ पर रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो यह आपका न्यू सेक्शन, इसमें आपको किसी भी टाइप की कैपिटल एसेट बेचने के बाद लॉन्ग टर्म, वो भी लॉन्ग टर्म होना जरूरी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने के बाद जो आपको यहाँ पर गेन्स होता है और आप एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस बाय कर लेते हैं, उस केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ पर्सन को 86 में यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है और यहाँ पर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग मैं अभी लेटेस्ट वीडियोज भी अपलोड करने वाला हूँ, प्लेलिस्ट में आपको स्पेशली मिल जाएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।